राइट। सो आज का हमारा टॉपिक था प्री कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एंड देन जो स्टार्ट होता है फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1885 टू 1919, ठीक है। तो ये टारगेट रहेगा आज का अपना। तो लेट्स स्टार्ट विद प्री कांग्रेस पार्टीज, ठीक है। सो कोई डिस्क्राइब कर सकते लाइक विच वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन दैट वाज फॉर्म्ड इन इंडिया? एनीवन? Landholder Society. एक्चुअली लैंड होल्डर सोसाइटी से पहले एक और हमारे पास पार्टी थी विच वाज बंग भाषा प्रकाशिका सभा विच वाज फॉर्म बाय एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो प्रॉब्ली फर्स्ट उसको बोल सकते हैं। एंड देन जनरली हम जो पढ़ते हैं जमींदारी एसोसिएशन, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। तो वो दैट फॉलोड आफ्टर दैट, ठीक है। सो वो एक सीक्वेंस रहेगा इसका। तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना कि जनरली हम लोग बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है वो फर्स्ट है, ठीक है। एंड एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय फॉर्म्ड इट। इसको ऐसा भी समझ सकते हो, कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड इट, बट एक्चुअली ही डाइड अर्लियर, ठीक है। वो 1833 में ही उनका डेथ हो गया था, ठीक है। कोई बता सकता है राजा का टाइटल किसने दिया इनको, राजा राम मोहन रॉय को? Second, करेक्ट। Akbar second. हाँ करेक्ट, अकबर द सेकंड जो मुगल एम्परर थे, हु वाज वन ऑफ द लेट मुगल रूलर्स, ठीक है। तो उन्होंने उनको ये टाइटल दिया था and उनके बिहाफ पे वो पेंशन बनवाने गए थे, ठीक है, इंग्लैंड में, एंड वहीं पे उनका डेथ हो गया था, ठीक। तो वो चीज याद रख सकते हो। नेक्स्ट, जमींदारी एसोसिएशन देखा, वो फॉर्म होता है 1838 में, ठीक है। जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। फाउंडर जो थे इसके द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राधाकांत देव, ठीक है। इसमें थोड़ा राधाकांत देव थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आगे भी हम एक और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे उसको हेड करते हैं, ठीक है। वो सोशो रिलीजियस में देखेंगे, अभी इतना याद रखो। एंड बीसी मित्रा, राम कमल सेन, ठीक है। तो इसमें मेजरली इंपॉर्टेंट जो राधाकांत देव है उनको थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। सो इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल विद डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा से बनाया हुआ था, ठीक है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो था थोड़ा सोशल वर्क भी था उसमें एसोसिएटेड, लेकिन ये अपना एक पॉलिटिकल नेचर था ट्रूली इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाज ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इट वाज फाउंडेड बाय विलियम एडम, हु वाज अगेन एन एसोसिएट ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। याद रखना, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। एंड द आइडिया वाज टू सिक्योर वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ ऑल क्लासेस, ठीक है। इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, कोई नाम बता सकते हैं क्या उसका? सो न्यूज़पेपर का नाम था ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट, ठीक है। सो वो चीज याद रख सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट वाज ब्रिटिश इंडिया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। दिस वाज फाउंडेड बाय जॉर्ज थॉमसन, ठीक है। एंड इसमें मोस्टली बंगाली इंटेलेक्चुअल्स थे हु वर लॉयल टू ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये याद रखना, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट पार्टी था। देन नेक्स्ट सो नेक्स्ट हमारे पास है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, whose founder was Guzlu Lakshmana Rasu Chetty. So it was a platform for educated Indian to protest against injustice and petition to British Parliament, जिसका एक रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर कर्व हुआ था वो इन्हीं के एक्शंस का रिजल्ट था, ठीक है। एंड इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चालू किया था, द क्रेसेंट करके। क्रेसेंट वाज द फर्स्ट इंडियन ओन न्यूज़पेपर इन मद्रास, ठीक है। तो ये GL चेट्टी जो फाउंडर थे वही उसको पब्लिश भी कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसका फाउंडर कौन था? Radhakant Dev. राइट। तो ये पता होना चाहिए, राधाकांत देव थे इसके फाउंडर। तो वो फिगर आउट कर सकते हो आप। एंड देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे इसके सेक्रेटरी थे। एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था कॉल्ड हिंदू पेट्रियट, ठीक है, जिसको मधुसूदन रॉय जो थे वो पब्लिश करते थे, एंड वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होता था।
सो दिस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड इन 1851. इसका एक यूनिक एक्सपेक्ट क्या था कि अभी जो हमने लैंड होल्डर सोसाइटी पढ़ी थी, ठीक है, या जमींदारी एसोसिएशन पढ़ा था एज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव, तो वो प्लस एक और हमने एसोसिएशन पढ़ा था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. ये दोनों का मिक्स कर दिया गया था, दोनों का ज्वाइन करा दिया गया था, मर्ज हो गए थे, एंड देन दिस नेम वाज अडॉप्टेड ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851. ठीक है. सो इसके डिमांड क्या थे? डिमांड इंक्लूडेड इट्स डिमांड जो थे इसके वर इंक्लूडेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853. ठीक है. सो ये देख लेना. लेकिन एक यूनिक चीज ये भी था कि कहीं ना कहीं ये सब जो लोग थे इसमें मोस्टली प्रो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि जमींदार थे तो वो प्रो ब्रिटिशर्स थे शुरू से. तो दैट्स व्हाई दे सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है. तो ये सेंस में थोड़ा सा यूनिक चीज था जो इसका याद रख सकते हो. नेक्स्ट, बॉम्बे एसोसिएशन और बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन विच वाज फाउंडेड इन द ईयर 1852. तो जगन्नाथ शंकरनाथ नौरोजी फरदूनजी, भाऊजीलाल, दादाभाई नौरोजी, तो ये सब लोग जो थे ये फाउंडर्स में थे इसके. एंड ये फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था बंगाल प्रोविंस में. ठीक है. एंड नानाजी फरदूनजी जो थे, नारोजी फरदूनजी, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो याद रख लेना, बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन था, एंड इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर्स से एसोसिएट थे वो दादाभाई नौरोजी थे. ठीक है. सो नेक्स्ट चलते हैं, लंदन इंडिया सोसाइटी 1861. So this was founded by Firoz Shah Mehta, Badruddin Tayyibji, and W.C. Banerjee. ठीक है. And Manmohan Ghosh. So ये याद रख लेना. And it superseded the East India Association. ठीक है. आगे हम एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पढ़ेंगे. This was founded by दादाभाई नौरोजी at London. ठीक है. मतलब इंडिया के बाहर ये फॉर्म करी गई थी. सो दादाभाई नौरोजी के हम पढ़ते भी गए, लंदन में भी काफी समय रहे थे, एंड वहां की पार्लियामेंट में एमपी भी चुने गए थे दादाभाई नौरोजी. ठीक है. तो इस सेंस में याद रख सकते हैं. सो मेजरली आइडिया यही था कि जो इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम डायरेक्टली ब्रिटेन में, क्योंकि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है या जो कंट्रोलिंग पावर है वो ब्रिटेन में है, तो वहां से उनको इन्फ्लुएंस करें. ठीक है. लोकल मासेस को एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप करें अबाउट इंडियाज इश्यूज. ठीक है. सो ये याद रखना. नेक्स्ट, पूना स्वराज नायक सभा. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे एमजी रानाडे, एस एच चिपलूनकर एंड जीवी जोशी. ठीक है. सो बाद में जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले भी इसके सेक्रेटरी बनते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के. ठीक है. तो इस सेंस में थोड़ा याद रखना. सो दिस वाज टू बेसिकली ब्रिज द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, एंड जो पीजेंट्स के राइट्स थे उनके बारे में बात करने के लिए बनाया गया था. बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन में तिलक की एंट्री होती है, एंड तिलक का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है. जिसके चलते तिलक और गोखले में टेंशन हो जाता है, एंड गोखले लीव्स दिस पार्टी, एंड बाद में वो अपना एक अलग पार्टी बनाएंगे. ठीक है. सो पूना स्वराज नायक सभा पता होना चाहिए. एंड ठीक है. तो यही था इनके बारे में, पूना स्वराज नायक सभा के बारे में. तो ये याद रखना, एमजी रानाडे, जीवी जोशी, एस एस चिपलूनकर, गोखले एंड तिलक, ये सब एसोसिएटेड थे, एंड देयर वाज अ रिफ्ट बिटवीन तिलक एंड गोखले. ठीक है. नेक्स्ट, इंडियन लीग 1875. किसने फाउंड आउट किया था? शिशिर कुमार घोष. करेक्ट. शिशिर कुमार घोष थे. कैलकाटा में ये बना था. ठीक है. तो इतना ही है इसके बारे में, इम्पोर्टेंट ज्यादा कुछ नहीं है. नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन एसोसिएशन 1876. ये फॉर्म करी थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने एंड आनंद मोहन बोस ने. ठीक है. एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इट सुपरसीडेड द इंडियन लीग एंड वाज एक्चुअली अ फोररनर टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस. बाद में हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इसी में मर्ज हो जाएगा. तो ये कुछ कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करते थे, कॉल्ड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इन 1883. ठीक है. तो वो शुरू हुई थी, एंड दादाभाई नौरोजी जो थे वो भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे इसमें, अपार्ट फ्रॉम द सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. ठीक है. सो ये देखना, ध्यान में रखना. नेक्स्ट पे चलते हैं. मद्रास महाजन सभा, ये अगेन एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. कोई बता सकता है किसने फाउंड आउट की थी? एम.वी. राघवाचारी. करेक्ट. तो एम वीरा राघवाचारी
बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। ठीक है, तो ये 3 लोग थे जिन्होंने फाउंड किया था। एंड एक क्लोज रिलेशन रहा था इस पार्टी का विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो याद रखना मद्रास महाजन सभा। ठीक है, तो सौगन महाजन सभा था ये। बोले ठीक है। नेक्स्ट देखो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। तो इसमें 3 गोल्डन बॉयज ऑफ बॉम्बे, तो 3 लोग थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड केटी तेलांग। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, केटी तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता। ईयर था 1885। ठीक है, कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, टेस्ट सीरीज में भी पूछा हुआ है, यूपीएससी ने भी 1-2 बार पूछा हुआ है। थोड़ा ईयर याद रहेगा ना, जैसे महाजन मद्रास महाजन सभा 1884 में पढ़ा, और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हम 1885 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उस सीक्वेंस में थोड़ा सीक्वेंस ध्यान रखना। लक्ष्मी नरसू शेट्टी का कौन सा एसोसिएशन था? और एक बार रिपीट करना। जीएल शेट्टी का कौन सा एसोसिएशन था? वो मद्रास नेटिव एसोसिएशन था। मद्रास नेटिव, ओके। ईयर था 1849। एक सेकंड, yes I can share the screen. स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्यूअर ऑन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हमने देख लिया। तो दे ट्राई टू अपोज लिटन्स रिएक्शनरी पॉलिसी प्लस इल्बर्ट बिल प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोई बता सकता है इल्बर्ट बिल क्या था? व्हाट वाज इल्बर्ट बिल? इंडियन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो, इंडियंस को यूरोपियन सिटीजन्स को नहीं मतलब यूरोपियन जो थे उसे ट्रायल नहीं कर सकते थे जो इंडियन थे वो, तो वही वो इंडियन जजेस बेसिकली यूरोपियंस को ट्राई नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उसको एक्चुअली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं रिपन, बट वो बहुत स्ट्रांग अपोजिशन मिलता है यूरोपियंस की तरफ से, एंड उसका रिजल्ट होता है कि बाद में ये इल्बर्ट बिल जो है चेंज होता है, एंड रिपन लीव भी कर देते हैं इंडिया को उसके बाद। ठीक है, तो कुछ याद रखना। ठीक है, तो ये एक डेलीगेशन भी भेजा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने, प्लस मद्रास महाजन सभा और इंडियन एसोसिएशन ने मिलके इन इंग्लैंड। ठीक है, अपनी बातों को सामने रखने के लिए, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट वर्क था जिन्होंने साथ मिलके किया था। नेक्स्ट, डेक्कन सभा 1896, गोखले एंड रानाडे। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट देखा कि ना एक पार्टी था जिसके अंदर गोखले और तिलक जो थे वो साथ में थे, एंड दोनों के बीच में रिफ्ट डेवलप हो गया था, इसके चलते गोखले ने छोड़ दिया था। क्या नाम था उस ऑर्गेनाइजेशन का? सार्वजनिक। करेक्ट, पूना स्वराज नायक सभा थी। ठीक है, तो सार्वजनिक सभा थी, तो उसमें गोखले का रिफ्ट हो जाता है, एंड देन ही लीव्स दैट पार्टी एंड फॉर्म्स दिस डेक्कन सभा। ठीक है, तो याद रखना ये किस रिस्पॉन्स में फॉर्म हुई थी। ठीक है, एंड मेजरली डिफरेंस तो इनमें बहुत सारी चीजों में था, लेकिन एक जो फ्लैश पॉइंट था या एक ट्रिगर पॉइंट था वो था ये एज ऑफ कंसेंट बिल। ठीक है, 18 आई गेस 1893 वाला। ठीक है, तो इसकी वजह से चलते रिफ्ट आ गया था, एंड फिर उन्होंने लीव कर दिया था। ठीक है, सो मेजरली प्रीकर्सर की बात करें तो ये 4 पार्टीज हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट थे। पार्टीज तो वैसे और भी देखी, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि 4 पार्टीज जो थी ये काफी प्रोमिनेंट थी। पूना स्वराज नायक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। ठीक है, जैसे अगर हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना हो तो कैसे करोगे? Which one is the first? इंडियन एसोसिएशन आई थिंक पहले गलत। पूना सार्वजनिक सभा आना। करेक्ट, ईयर था 1867। फिर आना चाहिए इंडियन एसोसिएशन, देन करेक्ट, मद्रास महाजन सभा एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। करेक्ट, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो ये 4 प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एटलीस्ट इनके बारे में तो ध्यान रखो। ठीक है, बाकी याद रहे ना रहे, ये थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये हमने देखा था जो इंडियन एसोसिएशन था
सुरेंद्रनाथ बनर्जी और AM बोस का, वो ये ऑल इंडिया लेवल पे करा रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट एसोसिएशन, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है ये 1883 में होता है। सेकेंड इज हेल्ड इन 1885 इन एसोसिएशन विद नेशनल मोहम्मदान एसोसिएशन एंड ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। सो ये देख सकते हो। मेजरली तो यही थी प्री कांग्रेस वाला, जो थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है, ठीक है। अब पोस्ट कांग्रेस वाला जो है वो आगे अपन लोग देख लेंगे, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पे, ठीक है। सो तुम बता सकते हो कैसे फॉर्मेशन वाला कांग्रेस का? by A.O. Hume. हाँ करेक्ट, A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था, एंड इट वाज अंडर द, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे या वाइसरॉय कौन थे? प्लेन डफरिन। करेक्ट, लॉर्ड डफरिन जो थे वो उस टाइम वाइसरॉय थे, ठीक है। तो कुछ वर्ड इस्तेमाल किए गए थे फॉर विद रिस्पेक्ट टू कांग्रेस बाय लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो एक ये चीज याद रख लो, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोला था, ठीक है। तो ये आ सकता है कि ये किससे एसोसिएटेड था, ठीक है। तो ये बेसिकली डफरिन ने विद रिस्पेक्ट टू कांग्रेस बोला था। नेक्स्ट इसके अंदर और चीज थी, जैसे कि जो पहले प्रेसिडेंट थे वो उमेश चंद्र बैनर्जी थे, ठीक है। एंड इसके अंदर बेसिकली एक रूल ये था कांग्रेस के अंदर इनिशियली, आई थिंक बाद में भी यही रूल था, कि जहां पे भी ये कांग्रेस का सेशन होगा वहां पे वो जो स्टेट का जो पर्सन है ही शुड नॉट बी द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसीलिए जहां पे भी देखोगे, जैसे वो उमेश चंद्र बैनर्जी, पता ही लग रहा है कि बंगाल से थे ये, एंड बॉम्बे में जो प्रेसिडेंसी हुई इसके वो चीफ बने थे, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे 1907 में जो स्प्लिट होता है वो इसी रूल के चलते एक स्प्लिट होता है, ठीक है। कि वो लोग चाहते थे कि जो सॉरी बाल, हाँ तिलक जो है वो बने प्रेसिडेंट, बट अल्टीमेटली वो क्या कर देते हैं, वो तिलक के बॉम्बे प्रोविंस में ही शिफ्ट कर देते हैं उसको, मीटिंग को, जिसकी वजह से वो बन नहीं सकते थे उसमें, ठीक है। तो वो एक रूल पता होना चाहिए। तो उस सेंस में कई एलिमिनेशन के वो भी मिल जाएंगे चांसेस, जैसे उमेश चंद्र बैनर्जी को कैलकाटा में डाल देगा, तो आप समझ सकते हो कि ये चीज सही नहीं है, ठीक है। सो उमेश चंद्र बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, एंड एवरी दिसंबर, ठीक है, जनरली हर दिसंबर के अंदर इसका मीटिंग होता है, ठीक है। इसीलिए जहां पे भी एक गेस मारना हो कि हाँ ये इस मंथ में आया था, तो वहां से आप एक गेस मार सकते हो कि हाँ जनरली हम लोग दिसंबर में पढ़ते हैं। कुछ एक स्पेशल सेशन अलग टाइम हो जाते थे, बट जनरली इसकी मीटिंग साल में दिसंबर में होती थी, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट कुड नॉट बी फ्रॉम दैट प्लेस। तो ये कुछ बेसिक रूल थे इसके। फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस INC वाज कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। तो वो थोड़ा याद रखना। एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कैलकाटा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में। इसके अलावा एक थ्योरी दिया गया था, सेफ्टी वॉल थ्योरी, ठीक है। तो वो इसी दौरान A.O. ह्यूम ने कन्विंस किया था डफरिन को कि कांग्रेस वुड एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल, ठीक है। तो किस टेंस में उन्होंने ये सेफ्टी वॉल बोला था, तो बता सकता है एनीवन? शायद इसका ऐसा था कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो मतलब इंडिया के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो इस पार्टी के थ्रू आएंगी, और इस पार्टी को वो इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। हाँ प्रॉब्ली के जितना भी डिसकंटेंटमेंट है लोगों में, जितना भी वो लोगों के अंदर एक उबाल है, ठीक है, उसको एक चैनल मिल जाए, ठीक है। जैसे कुकर में क्या होता है, कुकर में एक सीटी होती है, ठीक है। कि जितना जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, तो ऐसा नहीं कि वो प्रेशर बढ़ेगा फट जाएगा। जनरली रिवोल्ट वगैरह ऐसे ही होते हैं कि कहीं कोई एड्रेस नहीं होता, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, तो उस सेंस में एक पॉइंट पे वो फट ना जाए लोग, ठीक है। तो उस सेंस में लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे वो आके अपना जो गुस्सा है उसको, या जो भी उनकी इश्यूज है उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में उसने सेफ्टी वॉल बोला था, तो वो पता होना चाहिए, राइट। तो इनिशियली हमें पता है कि जो मॉडरेट्स से थोड़ा सा जिनका आउटलुक ब्रिटिश के टुवर्ड्स पॉजिटिव था, जनरली वही डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। जिसमें सारे नाम उमेश चंद्र बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, SN बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, तो ये सब उसी कैटेगरी में थे, मॉडरेट्स कह सकते हैं। और इनका जो ब्रॉडली जो विश्वास था ऑफ
बेसिकली कम्युनिकेटिंग देयर डिमांड विच वाज जनरली हम उसको 3P बोलते हैं, तो प्रेयर, पिटिशन एंड तीसरा P क्या था? प्रोटेस्ट। ओके ठीक है, तो वो देख लेना। नेक्स्ट मीटिंग्स और प्रेयर्स, पिटिशन इनके ऊपर ही चलता था। प्रोटेस्ट जो था वो आई गेस थोड़ा पैसिव एग्रेसिव था, मतलब इतना ज्यादा एक्टिव। हाँ प्लीज देते थे यार, प्रोटेस्ट नहीं इसको बोलोगे, मतलब प्लीज मत देते थे, हाँ। पर्सुएसिव वे में था। हाँ, प्रोटेस्ट तो ज्यादा हम उसमें कहेंगे जब एक्सट्रीमिस्ट आ जाएंगे। इनका प्रोटेस्ट भी बहुत वैसा होता था कि हाँ न्यूज़पेपर में लिख दिया, कुछ वैसा राइटिंग कर दिया, तो इतना ही था। ठीक है, सो कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनअवेयर थे ऑफ द इंटेंशंस ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, कुछ ज्यादा ही उनको लॉ एंड जस्टिस में बिलीव करते थे जो ब्रिटिशर्स ने दिया था। ठीक है, उस सेंस में। सो एक चीज याद रखना, आईएनसी का कोई भी सेशन कभी भी इंडिया से बाहर नहीं हुआ था। ऑल्दो दे हैड प्लान्ड वंस, एक बार कोशिश की थी उन्होंने कि वो लंदन के अंदर अपना एक सेशन करें। ठीक है, लेकिन वो बाद में पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है, कभी रिवाइव नहीं हुआ, प्रॉब्ली उधर इलेक्शन वगैरह हो रहे थे, तो इस सेंस में दे नेवर वेंट देयर। तो ये याद रखना। ऑल्दो एक ब्रिटिश कमेटी बनाई थी आईएनसी ने इन लंदन। ठीक है, अपना एक कमेटी एस्टैब्लिश जरूर किया था, लेकिन कोई सेशन कभी नहीं हुआ। ठीक है, सो ये देख लेना। एंड ये जो मॉडरेट का पीरियड था, इसके अंदर कभी भी कोई डायरेक्ट एक्शन की नहीं बात की गई थी। उनका आइडिया यही था कि हम लोग एजुकेट करेंगे मासेस को। ठीक है, थ्रू देयर वर्क्स इधर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और थ्रू न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो उतना ही कनेक्ट था मासेस के अंदर। एट दैट पॉइंट उनको ये विश्वास नहीं था कि दे कैन कम इनटू दिस फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था, तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड इसीलिए हम कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ सकते हैं उनके बारे में। राइट, एंड जनरली इनका जो आउटलुक था कम्युनल नहीं था। बाद में हम देखेंगे थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट आ जाता था, तो उनका थोड़ा कम्युनल व्यू हो जाता है, वो फिर सेक्टेरियन जो उनका व्यूज होता है उन्हीं को रखते हैं। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेक्युलर व्यू था इन लोगों का, ज्यादा कुछ कम्युनली मोटिवेटेड नहीं थे। ठीक है, लेकिन जैसा कि अपन ने पढ़ा कि उनको मासेस के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि दे कैन कम इनटू दिस फ्रीडम स्ट्रगल एंड सक्सेसफुली लीड द मूवमेंट। तो उस सेंस में इनका जो बेस था काफी रेस्ट्रिक्टेड रहा था, कभी मासेस को ज्यादा टच नहीं कर पाए थे। ठीक है, सो इस सेंस में थोड़ा देख सकते हो। एंड कई बार जो गवर्नमेंट थी तब की उसने क्रिटिसाइज किया था, तो बहुत सारे इनको नेम दिए गए थे लाइक सेडेशियस ब्राह्मण्स, डिसलॉयल बाबूस, और उनका एक बोलते थे कि ये गैंग है उन लोगों का। ठीक है, इनफैक्ट डिफरेंट ने ये भी बोला था इट वाज अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। ठीक है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने वो ब्रिटिशर्स का इस्तेमाल किया था, लाइक एओ ह्यूम हु वाज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, तो उनका इस्तेमाल इसीलिए किया गया था शायद कि वो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकें। ठीक है, सो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना। राइट, सो कंट्रीब्यूशन को डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स, कुछ अचीवमेंट था क्या इनके टाइम पीरियड का? ठीक है, तो ये देख लो, काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो थे प्रॉब्ली इनकी वजह से आए थे। हम पढ़ते भी हैं कि लेटिन के अंदर जो था वो सिविल सर्वेंट्स का जो एज था, एज लिमिट जो था उसको कम कर दिया गया था। कितना कम किया था, कोई बता सकता है क्या? 1 से 18 किया था। आई गेस 19 था। ठीक है, तो वो कम कर दिया गया था एंड उसकी वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हुए थे ब्रिटिश। एंड वो क्रिटिसिज्म में सबसे प्रोमिनेंट रोल इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तब के जो मॉडरेट लीडर्स थे उनका था। फर्दर इनके जो वर्क्स थे उनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आते हैं। ठीक है, लाइक द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, तो इसमें जो काउंसिल थी उनको एक्सपैंड किया गया था, तो वो कह सकते हैं उनका एक रिजल्ट था। और एक मेजर मोटो उनका क्या था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यही सेम चीज आप वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उसके अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पे वो बात करते हैं कि हम लोग टैक्स भी दें और फिर हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश डिसीजन मेकिंग में राइट भी नहीं मिलता, तो वो चीज गलत है। एंड वहां पे इस लोग दिया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो वही सेम चीज इंडिया में भी प्रोपोगेट कर रहे थे ये लोग कि हमें मेजोरिटी स्टेक मिलना चाहिए हायर पोजीशंस के अंदर। ठीक है, सो उस सेंस में ये भी
जो क्रिटिसिज्म था इन्होंने किया था। इसके अलावा बहुत सारे राइट्स के लिए इन्होंने डिमांड की थी, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, प्रेस एक्सेट्रा, इसकी भी डिमांड की गई थी। फर्दर इकोनॉमिक क्रिटिक जो था वो बहुत आई थिंक सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इसके अंदर, या एक इम्पॉर्टेंट वर्क था। तो इसमें बता सकते हो कौन कौन से लीडर थे जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्क किया था इस डायरेक्शन में कि इकोनॉमिक क्रिटिक किया हो ब्रिटिश एक्टिविटीज का? दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। इकोनॉमिक Correct. ड्रीम से। और दीपा वाचा भी थे इसमें साथ। हाँ, आरसी दत्त थे, ठीक है, और डीई वाचा भी थे। तो ये 3 इम्पोर्टेंट क्रिटिक थे। इसके अलावा सुब्रमण्यम अय्यर वो भी थे, ठीक है, तो वो याद रख सकते हो। ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया गया था, ठीक है, आइडिया मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ का था, पहली बार दादाभाई नौरोजी ने दिया था। एंड इन्होंने एक बुक भी लिखी थी दादाभाई नौरोजी ने, तो उसका नाम बता सकते हो क्या? व्हाट वाज दैट बुक? Poverty and British rule. करेक्ट, तो वो बुक का याद रखना, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल बुक थी। एंड रोमेश चंद्र दत्त के बारे में बता सकते हो क्या, उन्होंने क्या लिखा था? Economic कुछ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स है, मतलब ये 2 वर्क्स थे इनके, तो ये थोड़े पता होने चाहिए अपने को, बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमिक क्रिटिक जो था इन्होंने ही दिया था, ठीक है। सो याद रखना इसमें। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो इंडियन काउंसिल एक्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर रहे थे। तो एक लॉर्ड लैंसडाउन थे उस टाइम के जो वाइस रॉय थे, तो उनके अंडर ये आया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1992। तो इसमें लिमिटेड इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन था ये रिकमेंडेशन पे था, मतलब ऐसा कोई इलेक्शन नहीं था। रिप्रेजेंटेशन जो था वो रिकमेंडेशन से था बाय प्रोविंसेस, जमींदार्स एंड म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। यहाँ पे 1992 वाला जो एक्ट था उसमें बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई थी, लेकिन वोट करने की नहीं दी गई थी, ठीक है। एज सच क्वेश्चंस पूछ सकते थे, लेकिन कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं आ सकता था। जैसे अभी क्या होता है कि पार्लियामेंट में अगर आपने कोई क्वेश्चन रखा है तो उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप करना अलाउड है, लेकिन वहां पे अलाउड नहीं था, ठीक है। तो ये याद रखना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थोड़ा लोगों को एक्सपैंड किया गया था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंड की गई थी, एंड एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो गवर्नर की काउंसिल में लाए गए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने को। एडिशनल मेंबर्स जो है पहले 61 में नॉमिनेटेड थे, इसके बाद 92 में नॉमिनेटेड थे, देवर 6 to 12 मेंबर्स 1861 में। 1892 में इट हैज बिकम फ्रॉम 10 to 16 मेंबर्स। एंड इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दे हैव ये जो पहले नॉमिनेटेड होते थे अब रिकमेंड हो रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज एंड जमींदार्स एंड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। तो इस पीरियड के अंदर 1885 से 1905 बोलो, तो इस पीरियड के अंदर एक दिल्ली दरबार भी होता है। इनफैक्ट एक नहीं 2 दिल्ली दरबार होते हैं, तो वो याद रखना। एंड टोटल दिल्ली दरबार होते कितने? टोटल Correct. दिल्ली दरबार है ना? हाँ, 3 टोटल दिल्ली दरबार होते हैं, ठीक है, तो वो चीज याद रखना। लास्ट वाला जो था 1911 में होता, तो वो याद रखना। एंड जनरली सक्सेशन जो था उसको मार्क करते थे, ठीक है, कि नया कोई एम्परर या वो बनता है ब्रिटिश एम्पायर का, तो वो जनरली अटेंड करता है। एंड इनमें सिर्फ एक के अंदर, इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिश सॉवरेन थे उन्होंने अटेंड किया था, तो उसका नाम बता सकते हैं कोई? What? प्रिंस चार्ल्स ना? प्रिंस चार्ल्स? सॉरी, प्रिंस जॉर्ज। हाँ, किंग जॉर्ज थे, ठीक है, तो वो याद रखना। वो 1911 वाला था, यहाँ पे जॉर्ज फिफ्थ ने अटेंड किया था। बाकी सिर्फ वो एक सेरेमनी होती थी, उसके अंदर वो वहाँ के सॉवरेन नहीं आते थे, ठीक है, इतना याद। Also Right. there is
since we were Mhm. discussing economic critic, right? So in one of the Right. vision papers, they also asked who wrote this essays on Indian economy. So, so it's M.G. Ranade. So it's along with this Dadabhai Naoroji and R.C. Dutt. There is also this Ranade, like also contributed in economic critic through essays on Indian economy. ठीक है, तो आई गेस ये ऐड कर लेना, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमने देखा उनका वर्क काफी इम्पोर्टेंट था. ठीक है, ऑलराइट देन नेक्स्ट पे चलते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट 1905 वाले पार्ट से शुरू करते हैं. ठीक है, 1905 के दौरान जो था थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट का एंट्री शुरू हो जाता है. उस सेंस में उनका जो रेस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसी वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है. ठीक है, तो अब तक जो मॉडरेट्स का स्टैंस था उससे पीपल सेटिस्फाइड नहीं थे, जिसके चलते हम लोग देखते हैं अलग अलग तरह के और चीजें आने लगती है. ठीक है, सो 1905 में एक मेजर इवेंट क्या होता है. ठीक है, तो सबसे मेजर इवेंट जो होता है, ट्रिगर पॉइंट जिसको बोल सकते हैं, तो दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, तो कोई बता सकता है व्हाई वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल इनिशिएटेड? पॉलिटिकल रीजन तो ये to cut the nation. हाँ, डिस्कंटेंट बढ़ रहा था, बंगाल रीजन से ही स्टार्ट हुआ था, और बहुत लोग मतलब या पॉलिटिकली अवेयर हो रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये आया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से रीजन बड़ा हो रहा है, इसलिए किया था. हिंदू मुस्लिम डिवाइड Official reason was it was huge for administering the region. So, but unofficial to curb the nation. करेक्ट. ठीक है, तो फ्लैश पॉइंट्स बहुत सारे थे. ठीक है, कर्जन का थोड़ा इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे. ठीक है, तो उनका रिएक्शनरी पॉलिसीज था, बहुत सारे एक्ट आते हैं. ठीक है, इस दौरान के अंदर, जिसके वजह से उनको लगता है कि इट्स बेटर के दे शुड निप दिस प्रॉब्लम इन द बर्ड इटसेल्फ. मतलब इस प्रॉब्लम को राइज होने से पहले, ये जो नेशनलिज्म जो बढ़ रहा है उसको राइज होने से पहले हम लोग जो है डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी प्ले करते हैं एंड इनको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, सो इस टाइम के दौरान बहुत सारी चीजें आती है, लाइक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है. ठीक है, अंडर लॉर्ड कर्जन. तो अभी भी इनफैक्ट हम पढ़ते हैं कि वो कैसे यूज होता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको कर्ब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, एंड फर्दर लोगों में भी सेल्फ कॉन्शियसनेस आने लगता है रिगार्डिंग कि क्या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है. तो प्रॉब्ली इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द वर्क ऑफ मॉडरेट्स. ठीक है, एंड द राइजिंग प्रॉब्लम्स दैट द मिडिल क्लास वाज फेसिंग. तो उससे चलते हम लोग बहुत सारे लीडर देखते हैं. एक ट्रायो देखते हैं लाल बाल पाल का. ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक. अपार्ट फ्रॉम दैट अरबिंदो भी एक इम्पोर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट क्रिटिक होते हैं. ठीक है, तो ये भी इस चीज को एनहांस करने का काम करते हैं. ठीक है, सो इसका रिस्पॉन्स जो है ब्रिटिशर्स देते हैं विद द बंगाल पार्टीशन. ठीक है, तो ऑफिशियल रीजन करेक्ट बोला कि इट वाज टू बिग टू बी हैंडल. ठीक है, तो उस सेंस में उसको वो डिवाइड कर देते हैं, बट अल्टीमेट रीजन उनका ये होता है कि दे वांटेड टू डिवाइड इनटू हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ठीक है, तो जो वेस्टर्न पार्ट था, वेस्टर्न बंगाल था, इट वाज मेजरली डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स. ठीक है, एंड जो ईस्टर्न पार्ट था व्हिच वाज मेजरली डोमिनेटेड बाय हिंदूज. ठीक है, तो उस सेंस में वो डिवीजन रहता है, एंड लोगों को भी समझ में आता है, जिसका फिर पूरा विरोध होता है. ठीक है, तो हम देखते हैं उसके रिस्पॉन्स में स्वदेशी जो मूवमेंट है वो आता है. ठीक है, एंड माइंड यू उस टाइम जो बंगाल रीजन होता है उसमें बिहार, उड़ीसा, वो पूरा रीजन उसमें इंक्लूडेड होता है. ठीक है, एंड जो प्रेजेंट डे जो बांग्लादेश का रीजन है वो भी उसमें इंक्लूडेड रहता है. तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग में रखना कि उतना एरिया जो है वो डिवाइड हो जाता है. ठीक है, ऑलराइट. सो लार्जली बंगालीज को, और तो शायद आई गेस ईस्ट बंगाल में उर्दू स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी उसको भी रिड्यूस करना था. ठीक है, बंगाली जो थे वो फिर जो ईस्ट बंगाल था उसमें माइनॉरिटी हो जा रहे थे. ठीक है, तो वो कुछ चीजें थी. ऑलराइट.
तो ये जैसे ही अनाउंस होता है तो उसके अगेंस्ट फिर बहुत सारा वर्क शुरू होता है, ठीक है, बॉयकॉट मीटिंग शुरू होती है एंड स्वदेशी मूवमेंट चालू होता है, ठीक है। तो कोई फीचर्स बता सकता है क्या 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 हुआ था स्वदेशी मूवमेंट में? एनीवन? विमेन पार्टिसिपेशन थी स्वदेशी मूवमेंट में एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, प्रोसेशंस था, मतलब सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम ऑन स्ट्रीट्स। फिर नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आए हैं और नए दे हैव सेट अप न्यू कंपनीज आल्सो, जैसे स्वदेशी स्टील निगम कंपनी। करेक्ट। राइट। तो ये देख लेना, एक्चुअली अनाउंस मतलब पता तो गवर्नमेंट को सॉरी लोगों को 1903 में ही लग जाता है कि ये ऐसा प्लान कर रहे हैं, बट उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट 1905 में होता है, ठीक है। एंड लॉर्ड कर्जन के अंदर ही ये चीज जो है ये फोर्स में आ जाती है। तो कई बार पूछ सकते हैं कि उस टाइम वाइस रॉय कौन था, वो याद रखना, कर्जन के अंदर ही ये चीज चालू हो जाती है, ठीक है। एंड फिर बाद में स्वदेशी मूवमेंट जैसे हमने पढ़ा कि बहुत लार्ज स्केल पे ये रिवोल्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो फॉरेन गुड्स होते हैं उनको बाइकआउट किया जाता है, ठीक है। एंड सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। तो ये वंदे मातरम जो है ये कहाँ से आया था, क्या सोर्स है इसका? Chandra Chatterjee has written it. करेक्ट। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का बुक था आनंद मठ, ठीक है, उसमें इसका जिक्र मिलता है। एंड आनंद मठ का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ आनंद मठ? सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी Correct. रिवोल्ट। करेक्ट, तो वो थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट तो इसमें फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर रहे थे, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था, वुमेन मेजरली जो लिकर शॉप्स थे उनको बंद कर रही थी, ठीक है। एंड और मतलब फिर थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है लीडर्स के बीच में रिगार्डिंग इसको कैसे फैलाना है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे लाइक बाल गंगाधर तिलक, तो वो चाहते थे ये ऑल इंडिया में फैलाया जाए, ठीक है। बट जो मॉडरेट्स थे दे वांटेड इट टू बी कन्फाइंड टू द स्टेट ऑफ बंगाल ओनली, ठीक है। सो इस दौरान बहुत सारी चीजें आउटसाइड भी होती है बंगाल के, ठीक है। लाइक तिलक जो है वो काम कर रहे होता है, लाला लाजपत राय काम कर रहे होता है। इसके अलावा पंजाब के अंदर हम लोग देखते हैं पंजाब में भी बहुत सारी चीजें चालू हो जाती है। अजीत सिंह जो होते हैं वो इज द अंकल ऑफ भगत सिंह, तो वो भी अपनी कुछ पार्टीज एस्टैब्लिश करते हैं लाइक अंजुमन ए मोहब्बसीन ए वतन, ठीक है। सो ये याद रखना, भारत माता भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी दौरान हम लोग देखते हैं सदर्न इंडिया में वीओ चिदम्बरम पिल्लई होते हैं, ठीक है। तो वीओ चिदम्बरम पिल्लई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आज का ट्यूटिकोरिन पोर्ट भी शायद इनके नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, वीओ चिदम्बरम पिल्लई ट्यूटिकोरिन पोर्ट करके, ठीक है। सो ये जो थे ही वाज द फाउंडर ऑफ स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। तो कोशिश यही थी कि सब चीज इंडियनाइज करे, तो उस सेंस में इन्होंने अपना ये स्टीम कंपनी चालू किया था एंड ही वाज ट्राइंग टू कम्पीट विद द मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिशर्स जो स्टीम कंपनीज थी, ठीक है, जो कि सामान इधर उधर लेके जाते थे। इसके अलावा जी सुब्रमण्यम अय्यर भी साउथ इंडिया में काफी एक्टिव थे एंड ही बेसिकली फाउंडेड अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। कोई बता सकता है कि जी सुब्रमण्यम अय्यर से कौन सा न्यूज़पेपर एसोसिएटेड था? द हिंदू। करेक्ट, द हिंदू था, तो वो चीज याद रखें, ठीक है। सो वो चीज समझ सकते हो एंड The Hindu is the current name, right? What was the name before? आई थिंक द हिंदू ही था न्यूज़पेपर का नेम तो शुरू से ही। द हिंदू था। वैसे इन्होंने एक और न्यूज़पेपर शुरू किया था बट वो डिफरेंट नेम से था, द हिंदू ही था ये जो न्यूज़पेपर चालू किया था, ठीक है। दूसरा था वो स्वदेश मित्रम था तमिल। हाँ करेक्ट, स्वदेश मित्रम। एंड इनके लिए वीओ चिदम्बरम पिल्लई हमने डिस्कस किया ना, तो इनके लिए एक कॉमन एपिथेट था, तो थोड़ा अगर ऐसे नाम आ जाए तो पता होना चाहिए किनके बारे में बात हो रही है। कपालोटिया तमीजन, ठीक है। तो
तो तमिल हेल्समैन इसका मतलब होता था। तो ये जो टर्म था ये इस्तेमाल होता था वियो चिदम्बरम पिल्ले के लिए। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो ये था इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस ने इस दौरान क्या क्या किया। तो 1905 का सेशन बनारस में होता है, जिसको हेड करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। सो अपने को ये चीज पता है कि ही वॉज मॉडरेट। ठीक है। तो मॉडरेट्स के जो भी आइडियाज रहेंगे उनको रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो मॉडरेट का आइडिया, मॉडरेट्स जो थे वो सॉरी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके आइडिया रिजेक्ट करने थे। सो एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि पैन इंडिया इस मूवमेंट को हम लोग फैलाएं। ठीक है। तो एक तो वो चीज उन्होंने कैंसिल कर दिया उनके प्रेसिडेंटशिप के अंडर कि इसे पैन इंडिया नहीं रखेंगे, हम केवल लिमिटेड रखेंगे इसको इन द स्टेट ऑफ बंगाल। ठीक है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ही रखेंगे। ठीक है। तो उसमें हम कंडेम करेंगे पार्टीशन को और कर्जन की पॉलिसीज को, और सपोर्ट करेंगे एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है। तो एक तरीके से स्वदेशी मूवमेंट वो चाहते तो नहीं थे कि वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली एक स्प्लिट ना हो जाए उसको अवॉइड करने के लिए, एंड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक यूनानिमिटी पे लाने के लिए तो स्वदेशी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको सपोर्ट किया गया। ठीक है। सो ये 1905 बनारस सेशन था जहां पे ये चीज बोली गई थी कि हम स्वदेशी के लिए रेजोल्यूशन पास करते हैं इन फेवर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। नेक्स्ट सेशन होता है 1906 में कैलकाटा के अंदर अंडर दादा भाई नौरोजी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक लैंडमार्क चीज दी जाती है विच इज स्वराज। ठीक है। तो वही एक्सप्लेन कर सकता है कि वो स्वराज में चाहते क्या थे। सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ मतलब सेल्फ गवर्नमेंट काफी एम्बिगुअस था। एक्सट्रीमिस्ट के लिए वो स्वराज का मतलब डिफरेंट था, मॉडरेट्स के लिए स्वराज का मतलब डिफरेंट था। ठीक है। तो ऑल्दो लैंडमार्क इसमें यही था कि स्वराज वर्ड इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जानबूझ के मॉडरेट्स ने इसको डिफाइन नहीं किया ताकि ये एम्बिगुअस रह जाए, जिससे कि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो भी खुश हो जाए, जो मॉडरेट्स है उनकी भी बात रह जाए। ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं था कि वो इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, वो बस एक सेल्फ रूल चाह रहे थे। ठीक है। अब वो सेल्फ रूल कैसा होगा, दिस वाज नॉट डिफाइंड इन दिस एटलीस्ट दिस रेजोल्यूशन। ठीक है। इसके अलावा अगेन जो पिछले जो चीजें थी उसकी बात हुई थी, लाइक सपोर्टिंग स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो इस दौरान काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनते हैं, तो वो चीज अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेशन जो होता है 1907 का। ठीक है। तो कोई बता सकते हैं इसमें प्रेसिडेंट कौन होता है? बिहारी घोष। हाँ, तो याद रखना रास बिहारी घोष है, तो नॉट टू बी कंफ्यूज विद रास बिहारी बोस। ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, दे आर सिमिलर साउंडिंग नेम बट इनका वर्क टोटली डिफरेंट था। रास बिहारी घोष वॉज अ मॉडरेट एंड रास बिहारी बोस वॉज अ रेवोल्यूशनरी। तो वो आगे पढ़ेंगे कि वो बम वगैरह फेंक के फिर जापान में एक्साइल में हो जाते हैं। ठीक है। तो इस दौरान जो है इस सेशन में 1907 में, क्योंकि अभी जैसे हमने पढ़ा कि बेसिकली तिलक जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि तिलक शुड बी द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑफ दिस 1907 सेशन, लेकिन वो जानबूझ के इसको सूरत में शिफ्ट कर देते हैं मॉडरेट, ताकि वो जो रूल था कि जो जिस स्टेट के अंदर ये चीज होगा वहां से उसका प्रेसिडेंट ना बन सके। ठीक है। तो दैट टाइम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार ये हो जाता है कि सूरत गुजरात में आता है। ठीक है। तो कंफ्यूजन ऐसे हो सकता है कि जो सूरत उस टाइम गुजरात में था तो ये तो बॉम्बे में हो रहा था, तो उस टाइम बस ये याद रखना कि बॉम्बे के अंदर सूरत ही आता था। ठीक है। वो इंडिपेंडेंस के बाद गुजरात को अलग स्टेट बनाया गया था, उस टाइम वो पूरा बॉम्बे प्रोविंस में आता था। ठीक है। सो ये याद रखना। So moderates did not realize the council reforms were meant to more to isolate extremists than to reward moderates. ठीक है। And moderates में इसको फायदा मिला एंड उन्होंने रास बिहारी घोष को वहां पे अपॉइंट करा दिया। ठीक है। एंड यहीं पे फिर रिफ्ट इतना बढ़ जाता है दोनों के बीच में कि एक स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। तो स्प्लिट मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में हो जाता है। ठीक है। एंड जिसके चलते हम देखते हैं कि जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है वो इसका एक प्राइम एग्जाम्पल था, कि जैसे ही वो स्प्लिट होता है उसके बाद जितने भी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, एग्जाइल में भेज दिया जाता है। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक
एंड श्री अरबिंदो, ये सबको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी जो है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सेडिशन मीटिंग एक्ट लेके आते, बहुत सारे लेजिस्लेटिव एक्ट्स लेके आता है गवर्नमेंट, लाइक सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट एक्ट 1908, इंडियन प्रेस एक्ट 1910, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1908, ठीक है। इसके चलते वो बेसिकली जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको पकड़ पकड़ के वो स्टिक का जो वो एपिथेट है, कैरेट एंड स्टिक वाला, उस पॉलिसी में जो स्टिक है वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे उनके ऊपर रिप्रेशन होता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वो मार्क कर सकते हो। सो इस दौरान तिलक वॉज जेल्ड एंड वॉज सेंट टू मांडले, मांडले इज प्रेजेंट डे बर्मा, ठीक है। 6 साल तक जेल में रहते हैं 1908 से 1914 में। और बिंदु एंड बिपिन चंद्र पाल जो है वो भी जेल में जाते हैं, लेकिन फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेते हैं ये लोग, ठीक है। एंड लाला लाजपत राय इस दौरान जो है अब्रॉड होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो एक्सट्रीमिस्ट का जो मूवमेंट था वो यहाँ पे फिजल आउट हो जाता है, ठीक है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, एंड जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो ये फिजल आउट होने लगता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि धीरे धीरे जो स्टीम था स्वदेशी मूवमेंट में वो खत्म होने लगता है, उतना वो विगरस मूवमेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो कारण उसके ये रहते हैं कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं वो सीन में प्रेजेंट नहीं होते हैं उस दौरान, ठीक है। सो इस सेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। एंड इसी का हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फिर चालू होती है, ठीक है, जहाँ पे कुछ अमाउंट में टेररिज्म भी बोल सकते हैं उसको कि वो चालू हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सी समिति शुरू होती है, तो वो चीज है। राइट, और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? Arbindo Ghosh, why did he take leave from active politics? Like after what incidents he decided that he would not be doing active politics? After he went to jail, I मुरारी guess. कपूर, हाँ, कॉन्स्पिरेसी के Conspiracy, yeah. कौन सा कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी आई जहाँ गेस पे नहीं थी एक बार। हाँ, थी। वापस रिपीट करना एक बार। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, am I अच्छा, audible now? हाँ हाँ हाँ, ऑर्डर। एक्चुअली अलीपुर वाज वे बैक, थोड़ा सा पीछे था, ठीक है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में तो वो छूट भी जाते हैं, ये यहाँ पर इनको ये सिडिशियस एक्टिविटीज के लिए पकड़ा जाता है, ठीक है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में तो इज बेसिकली उनको बाहर कर, मतलब वो छोड़ देते हैं, इज बिकॉज शायद उनके उस मतलब उनके फेवर में इतना वो नहीं मिलता, उनको एविडेंस नहीं मिलता है, तो इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। सो वो वाला याद रखना। एंड कोई बता सकता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था क्या? व्हाट हैपेंड इन दैट? आई थिंक कोई सेडिशियस मीटिंग कंडक्ट करा रहे थे एंड नहीं, एक्चुअली ये बेसिकली कॉन्स्पिरेसी केस में इन्होंने एक्चुअली एक उस टाइम के एक सेडेशियस सॉरी एक मैजिस्ट्रेट थे, ठीक है, डगलस किंग फोर्ड करके, मुजफ्फरनगर इन बंगाल। तो वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा सैडिस्टिक टाइप का आदमी था कि वो सिर्फ बहुत इंडियंस के एंटी रहता था, तो उसको असैसिन करने का ये प्लान था, ठीक है, जिसमें दो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरीज थे, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चाकी, ठीक है। तो वो जाते हैं बॉम्ब फेंकने, लेकिन गलती से वो बॉम्ब फेंकते हैं तो उसमें 2 औरतों की मौत हो जाती है, ठीक है। बट जिसको मारने गए थे डगलस किंगफोर्ड वो बच जाते हैं, ठीक है। सो फिर ट्रायल चलता है जिसमें प्रफुल्ल चाकी तो आई थिंक वहीं पे अपने आप को किल कर लेता है अपने आप को, और खुदीराम बोस को इसमें डेथ सेंटेंस मिलता है, ठीक है। तो ये शायद सबसे यंगेस्ट हैंगिंग थी, आई गेस शायद 18 साल की थे खुदीराम बोस, ठीक है। तो उस सेंस में इनको फांसी की सजा मिल जाती है, ठीक है। सो ये याद रखना। एंड
क्योंकि ये अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे, तो जितने भी अनुशीलन समिति से रिलेटेड मेंबर्स थे सभी को पकड़ लिया जाता है। तो इसमें अरविंदो घोष का भी नाम आता है क्योंकि ही वाज आल्सो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उस सेंस में ट्रायल चलता है, लेकिन इनके फेवर में कोई ज्यादा एविडेंस नहीं मिलते, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। बट आई गेस शायद हाँ आपने टाइम में सही हाँ वो आपने शायद सही बोला था कि जो डेथ सेंटेंस मिलता है उसी जेल सेंटेंस मिलता है उसी दौरान इनका थोड़ा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है, उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, is let off, but his brother is sentenced to jail, so he had to active politics. हाँ, इसमें न्यूज़पेपर्स भी इस टाइम आए थे एंड कुछ लीडर्स भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा एंड पृथ्वीश चंद्र रे। तो ये एंटी पार्टीशन कैंपेन में ये तीनों इम्पोर्टेंट थे एंड इनका न्यूज़पेपर हितवादी, संजीवनी एंड बंगाली था। एंड मैं ऐड कर दूं क्या वो पॉइंट्स यहीं पे? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आफ्टर दैट हाँ, तो स्वदेशी टाइम जब बंगाल में चल रहा था तो साउथ इंडिया में कॉप्स ऑफ वॉलंटियर्स और समितिस वर बीइंग कंडक्टेड। तो इसमें स्वदेश बांधव समिति, ये अश्विनी कुमार दत्ता, दिस इज इन स्वदेश बांधव समिति इज इन बंगाल। एंड उसी टाइम में स्वदेश संगम करके they have started. This was started by again V.O. चिदम्बरम पिल्लाई, सुब्रमण्य शिवा एंड हाँ, इन दोनों ने स्वदेश संगम स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद हाँ, इम्पोर्टेंट ये है अरविंदो घोष ने बंगाल नेशनल कॉलेज स्टार्ट किया था ड्यूरिंग स्वदेशी। मतलब हमने डिस्कस किया ना कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्वदेशी होना चाहिए, तो इसके लिए बंगाल नेशनल कॉलेज बाय अरविंदो घोष। एंड एक्चुअली वो शायद प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के। स्टार्ट तो शायद सबने मिलके किया था, बट ही वाज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज। हाँ, करेक्ट, सॉरी, हाँ, ही वाज द प्रिंसिपल एंड स्टार्टेड बाय आई थिंक, मतलब टैगोर के शांति निकेतन से इंस्पायर होके ये कॉलेज स्टार्ट किया था। देन बस हाँ ठीक है, बंगाल इंस्टीट्यूट, ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्टार्ट किया था। एंड अभी भी है। हाँ करेक्ट, अभी भी है। तो और इस दौरान एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी स्टार्ट हुई थी, जो पहले डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, तो वो याद रखना। एक और चीज में वो इंडियनाइजेशन चाहते थे विच वॉज पेंटिंग, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? लाल बोस थे क्या इस टाइम में? रविंद्रनाथ टैगोर भी थे ना? हाँ, तो दोनों ही सही बोला, लेकिन थोड़ा क्रोनोलॉजी ऐसा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ही फाउंडेड या ही एस्टैब्लिश द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, जिसके एक इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट जो थे वो, या एक इम्पोर्टेंट डिस्पाइल कह सकते हो उस स्कूल में से, वो नंदलाल बोस थे। ठीक है, बाद में वो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो डिजाइनिंग का वर्क है वही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो वो थोड़ा देख लेना। एंड रविंद्रनाथ ने इसी मूवमेंट के दौरान कुछ वर्क्स के कुछ सॉन्ग्स लिखे थे, जिनमें से सबसे पॉपुलर हुआ था अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। ठीक है, सो वो याद रख सकते हो। राइट, और किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? This year, Arvindo Ghosh 150th birth anniversary. करेक्ट, तो उस सेंस में अरविंदो घोष इस साल काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो उनके बारे में याद रखना। कुछ वर्क्स बता सकते हो क्या, लाइक एनी लिटरेरी वर्क दैट ही डिड? Like literary work, Basis of Yoga, Future Evolution of Man, Rebirth and Karma, Savitri the Legend, Honor of God. एक प्रोमिनेंट इनका आर्टिकल था जिसमें ही वाज क्रिटिसाइजिंग द मॉडरेट्स, जो कई बार स्टेट पीसीएस में एंड आई गेस और एग्जाम्स में पूछा गया है, व्हिच वाज न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड। ठीक है, तो ये याद रखना, इट वाज अ सीरीज ऑफ एसे जो ये
न्यूज़पेपर्स में लिखते थे, पब्लिश करते थे, एंड इसमें ये कांग्रेस की जो मॉडरेट पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज करते थे. ऑल्दो ही वाज पार्ट ऑफ कांग्रेस, बट ही वाज क्रिटिसाइजिंग द वे द मॉडरेट्स वर बेसिकली स्टीयरिंग द कांग्रेस. ठीक है, तो उस सेंस में थोड़ा सा पता होना चाहिए. बाकी ये जो डिवाइन और ये सब चीजें, सावित्री लेजेंड, ये सब बाद में जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करने लगे थे तब लिख दिया था इन्होंने. ठीक है, सो ये चीज याद रखना. प्लस इनके बारे में एक ये भी चीज फेमस था कि ही वॉज इन द स्टेट सर्विस ऑफ महाराजा ऑफ बड़ौदा. ठीक है, उनके अंडर काम करे थे, बट बाद में इनको थोड़ा सा नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड. मतलब वो नेशनल मूवमेंट में फिर इनका पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया था. ठीक है, तो ये था इनके बारे में. ऑलराइट, और कुछ ऐड करना है किसी को? पॉलिटिकल फ्रीडम इज लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन, ये किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था. और अरविंदो घोष होंगी. राइट, तो इसी टाइम पीरियड में, मतलब ये जब पूरा हमने क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे ये सारी चीजें, तो इसी दौरान मुस्लिम लीग का भी एस्टैब्लिशमेंट होता है. तो उसमें बता सकते हो क्या किसने एस्टैब्लिश किया था मुस्लिम लीग? सलीमुल्लाह ऑफ ढाका. करेक्ट, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका. एंड इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, बट मेजर प्रोमिनेंट उनमें यही थे. तो एक रिएक्शनरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्टार्ट हुआ था, कांग्रेस से डिफरेंट. ठीक है, एंटी कांग्रेस इनका थोड़ा व्यू रहता था हमेशा ही. और ये जो थे, ये पार्टी इन्होंने जो बनाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये सपोर्ट कर रही थी पार्टीशन को. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था उसी का मैनिफेस्टेशन था ये पार्टी का बनना, एंड देन इनका सपोर्ट करना वो जो पार्टीशन था उसको. तो ऑटोमेटिकली पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे थे, तो स्वदेशी मूवमेंट के अपोजिट थे. ठीक है, सो बहुत ज्यादा लॉयल्टी प्रीच कर रहे थे इनको. ठीक है, ब्रिटिशर्स को. एंड कोशिश यही थी कि कांग्रेस से मुस्लिम्स को दूर रखा जाए. ऑल्दो हम जो पार्टिसिपेशन पढ़ते हैं उसमें मुस्लिम्स इतने प्रोमिनेंटली नहीं थे, लार्जली वुमेन, मिडिल क्लास जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था लार्ज स्केल में इस मूवमेंट के अंदर, तो वो याद रख सकते हो. एंड ठीक है, तो इस दौरान रिफॉर्म्स भी आने वाले होते हैं 1909 के, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स. तो उसमें एक डेलीगेशन भेजा जाता था जिसको शिमला डेपुटेशन बोलते हैं. ठीक है, तो ये कह सकते हैं वो मुस्लिम लीग का प्रिकर्सर ही था. तो बेसिकली आगा खान इसको लीड करते हैं, एंड वो कोशिश कर देंगे जो उस टाइम के जो वाइस रॉय होता है मिंटो, तो उनसे डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट का. ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब वहां से सिर्फ सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से केवल जो मुस्लिम्स हैं वही उस मुस्लिम कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे. अगर उसमें कोई और एक रिलीजन का इंसान है तो ही कैन नॉट वोट. ठीक है, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था जो ये शिमला डेपुटेशन था. इसके थ्रू 1909 एक्ट जो आया था, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स जो हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम लोग देखने को मिलता है. ठीक है, सो ये चीज था. ठीक है, तो बाद में ये बताओ कि एनलमेंट हो जाता है ऑफ दिस पार्टीशन, तो उसका क्या रीजन था? ये 1909 से लेके बेसिकली 1909 के बाद रौलत एक्ट आता है, एंड लॉट ऑफ opposition from the masses. तो मतलब 1909 से 11 तक बहुत सारा opposition रहता है कंट्री के अंदर, तो उनको शांत करने के लिए 1911 कर देते हैं. नेशनल डिसकंटेंट इतना बढ़ जाता है कि वो नहीं चाहते थे कि 1857 वाला फिर से रिपीट हो, तो अनल कर देते हैं. हाँ, मतलब ये चीज याद रखना कि थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो होती है ना, रेवोल्यूशनरी, वो कह सकते हैं कि थोड़ा टेररिस्ट टाइप का वो होने लग गया था, कि अटैक होने लग गए थे डायरेक्टली. ठीक है, तो उस सेंस में डिसकंटेनमेंट जो था वो ऑल्दो पॉलिटिकली नहीं दिख रहा था, लेकिन एक अंडर करंट था. ठीक है, कि लोग बहुत ज्यादा उसके खिलाफ थे, एंड अल्टीमेटली बहुत ज्यादा उनको लगता है कि हाँ अब ये इस चीज को कंट्रोल कर पाना शायद मुश्किल होगा, तो उस सेंस में वो अनल कर देते हैं. ठीक है, अनल करने से फिर क्या, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो फिर नाराज हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे अनलमेंट को, तो उनको पैसिफाई करने के लिए फिर क्या चीज किया जाता है अनलमेंट के दौरान?
इलेक्टोरेट ना? सेपरेट इलेक्टोरेट तो पढ़ ही लिया हमने, उसके अलावा नहीं, कुछ बता नहीं सकते दे हो दी क्या? इसमें। रिजर्वेशन वो रिजर्वेशन सेपरेट इलेक्टोरेट वो एक ही चीज था ना, वो सब उनको दे दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम्स को पैसिफाई करने के लिए वो एक चीज करते हैं कि वो कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि प्रोमिनेंटली या एक सीट था मुगल एम्पायर का, ठीक है। सो उस सेंस में दिल्ली शिफ्ट करना वाज अ मूव टू पैसिफाई द मुस्लिम्स, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, बाकी ऐसे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, एक कुछ और लिटरेरी वर्क्स देख लो जो इस दौरान हुए थे। तो तमिलनाडु के अंदर सुब्रमण्यम भारती, ही रोट सुदेशा गीतम, ठीक है। तो ये बुक पता होना चाहिए किसने लिखा था। अमार सोनार बांग्ला हम लोगों ने देख ही लिया, टैगोर ने लिखा था, ठीक है। इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स ने लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन किया था, वुमेन का पार्टिसिपेशन था। मुस्लिम्स का थोड़ा सा एम्बिग्यूस था, कुछ क्लासेस थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट एक्टिविटी में भी वो पार्टिसिपेंट थे, बट लार्जली जो अपर क्लास मुस्लिम थे वो लार्जली इससे दूर ही रहे थे, ठीक है। कुछ एक जगह ट्रेड यूनियंस वगैरह जो है उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं था, ठीक है। बट हाँ, प्रोटेस्ट हुए थे, तो ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। लेबर यूनियंस के अल्टीमेटली 1911 में अनलमेंट हो जाता है। तो किस वॉइस रॉय के अंडर अनलमेंट होता है? ये was the viceroy at that time? हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज। करेक्ट, लॉर्ड हार्डिंज, ठीक है। तो वो रीजन अपने को पता है कि रेवोल्यूशनरी एक्ट, टेररिज्म जो हो रहा था उसको स्टॉप करने के लिए वो ये कोशिश करता है एंड सीट को रिमूव कर देते हैं दिल्ली में, ठीक है। और दिल्ली मूव करने का कारण यही था कि दे वांटेड टू पैसिफाई द मुस्लिम्स, ठीक है। और एक चीज और हुआ था इस दौरान कि बिहार और उड़ीसा, ठीक है, जो कि पहले बंगाल में थे, उनको सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि इसके बाद जो सेपरेशन होता है बंगाल का, वो भी इस सेंस में होता है कि बिहार और उड़ीसा अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो था। बाकी हमने देख लिया कि फिजल आउट हो जाता है स्वदेशी मूवमेंट, कारण हमने उसके देख लिए, ठीक है। एंड आई थिंक ब्रॉडली यही था। तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, which is मॉर्लियामेंटो रिफॉर्म्स। तो कोई ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकता है कि मॉर्लियामेंटो रिफॉर्म्स में क्या क्या चीजें आई थी? सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम्स के लिए। फिर जो नॉन ऑफिशियल्स से इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स, हाँ, वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे लेकिन इलेक्टेड। और क्या था? बस यही था आई थिंक। लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स को बढ़ाया है 39 से 69। हाँ, राइट। तो सॉरी, एक तो सेपरेट 7 to 69 नहीं, मतलब टोटल 69 मेंबर्स थे, उसमें 37 ऑफिशियल्स और 32 नॉन ऑफिशियल्स, मतलब ऐसा ही, तो 60 के ऊपर है। तो दे हैव इंक्रीज्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स। और राइट। बजट वोट का भी राइट मिलता है शायद, आधा ऐसा कुछ सेपरेट आइटम्स पे। हाँ, ऑडियो आ रहा है ना? हेलो, या ओके, ठीक है। तो वो एक प्रोमिनेंट चीज इसमें था, हाईलाइट जो था इसका वो यही था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल काउंसिल में वो आ सकते थे, ठीक है, इसके थ्रू। द मेंबर्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स वर इंक्रीज्ड, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, दोनों में इंक्रीज जरूर हुए थे नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी इन केस ऑफ प्रोविंशियल, ठीक है।
तो ये भी याद रखना कि इनमें से ज्यादातर जो थे वो नॉमिनेटेड थे, तो ओवरऑल नॉन इलेक्टेड जो मेजोरिटी थी वो रही थी, ठीक है। एंड जहां पे भी ये नॉन इलेक्टेड बात आ गई तो वो ज्यादातर प्रो ब्रिटिशर्स जो थे उनको ही चुना जाता था, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। राइट, बाकी तो आई थिंक निटी ग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, कितनी सीट्स थी, सीट्स वगैरह इम्पोर्टेंट तो नहीं। पॉइंट मिस कर गए हम इसमें। अभी तक लेजिस्लेटिव में एंट्री थी इंडियंस के लिए, इसमें एग्जीक्यूटिव में वन इंडियन मेंबर विल बी nominated for Executive Council of Viceroy, वो था सत्येंद्र नाथ सिन्हा, first Indian to be appointed to Executive Council. Right. That happened in 1919, right? 1919. 1909. 1909 में हुआ था। Okay. ओके, तो ये था। तो फीचर्स थोड़ा सा बस ये देख लेना, रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, अलाउड फॉर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो बस ये थोड़ा देख लेना, ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटर में था, लेजिस्लेशन में था, और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में था। दे वर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे, रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे, ठीक है। लेकिन एज ए होल बजट के ऊपर वोट करना वाज नॉट अलाउड। दे कुड वोट ऑन पार्ट्स ऑफ द बजट, बट एज ए होल दे कुड नॉट वोट ऑन द बजट, ठीक है। तो इस सेंस में 1892 से काफी सारे रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये चीज याद रख सकते हो। तो यही था मॉडले का, बस थोड़ा सा ये याद रखना ना, उनके हिसाब से सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इंडिया सुटेबल नहीं था, एंड अभी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं एस्टैब्लिश कर सकते, तो एक तरीके से बस थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया था, बाकी आज सच कोई ज्यादा रेडिकल चेंज नहीं देखने को मिला था। एंड इसी ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था, इसी के चलते मिंटो को इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। तो वो चीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन इसी पॉइंट ऑफ टाइम जो है हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है। टाइम पीरियड था 1914 से 1919, ठीक है। तो इसमें अपने को पता ही है कि ब्रिटिश, फ्रांस, रशिया, यूएस, इटली, जापान ये एक तरफ थे, एंड दूसरी तरफ जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की था, ये पार्टीज थे, ठीक है। सो एलाइड और जो एक्सेस पावर्स है इनके बीच में ये लड़ाई थी, ठीक है। सॉरी, सेंट्रल पावर्स बोलते थे उस टाइम। तो सेंट्रल पावर्स थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी प्लस टर्की, ठीक है। तो मॉडरेट्स ने एक्चुअली सपोर्टेड द वॉर, ठीक है, इस सेंस में कि उनका मानना था कि हाँ ये जो लड़ाई है इसमें हमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट ने भी सपोर्ट किया था इन द होप दैट आफ्टर द वॉर इज ओवर तो उनको अपने लॉयल्टी के लिए फ्रीडम मिल जाएगा इंडिया को, ठीक है। सो उस सेंस में सबने सपोर्ट किया था, ठीक है। सिर्फ रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। रेवोल्यूशनरीज का मानना था कि हमें ये अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए, वॉर डिक्लेयर कर देना चाहिए ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह हम देखेंगे भी बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है उसमें भी एक पार्टी का नाम काफी प्रोमिनेंट है जो कि आती है पिक्चर में, ठीक है। ये भी याद रखना, एनी बेसेंट जो थी उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था वॉर को, ठीक है। ऐसा पूछ सकता है कि एनी बेसेंट ने किया था कि नहीं किया था, तो उन्होंने नहीं किया था। सो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की, तो इस दौरान अपने पीक पर पहुंच गई थी, ठीक है। हम देखते हैं कि एक पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ गदर पार्टी का, ठीक है। तो कोई बता सकता है कहाँ पे थी गदर पार्टी? वैंकूवर कनाडा में हो गया। एंड ज्यादातर ये जो पार्टी थी ना, हाँ ये सैन फ्रांसिस्को हो गया, वहां पर थोड़ा सा सिएटल वगैरह में वहां पे ज्यादा प्रोमिनेंट थी, ठीक है। तो ऑल्दो इसकी ब्रांचेस वहां पे भी थी कनाडा वगैरह में, बट प्रोमिनेंटली यूएस से डील कर रहे थे, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट लीडर बता सकते हो क्या इसमें कौन कौन था? लाला हरदयाल थे, फिर भाई परमानंद हाँ थे। करेक्ट, लाला हरदयाल, रामचंद्र भगवान सिंह, करतान सिंह सराबा, बरकतुल्लाह, भाई परमानंद, ये सब लोग इसके अंदर थे, ठीक है। एंड इसके अलावा भी थोड़ा सा गदर पार्टी से भी पहले कुछ एक छोटी मोटी और भी पार्टी थी, लाइक स्वदेश सेवक एक पार्टी थी, जीडी कुमार वैंकूवर में एस्टैब्लिश करी थी उन्होंने, वैंकूवर कनाडा। स्वदेश नाम का एक न्यूज़पेपर ये पब्लिश कर रहे थे। यूनाइटेड इंडिया हाउस था सिएटल के अंदर,
तारकनाथ दास और जीडी कुमार, ये इसको चालू कर रखा था इन लोगों ने। फिर इसके बाद जो प्रोमिनेंट पार्टी थी गदर पार्टी आती है, जिसमें हमने लीडर्स देख लिया। लाला हरदयाल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली एक इंसिडेंट से ये जो लोग जो है ट्रिगर हो जाते हैं। पहले तो ये सिर्फ लिटरेरी वर्क कर रहे होते हैं कि न्यूज़पेपर छाप रहे होते हैं, ठीक है, बट एक इंसिडेंट होता है इसी पॉइंट ऑफ टाइम के आसपास, जिसकी वजह से ये फिर एक बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि हाँ, जो डिसकंटेनमेंट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ बढ़ गया था, एंड फिर ये चाहते थे कि इंडिया में आके एक आर्म्ड रिबेलियन कर दें। तो कोई वो इंसिडेंट का नाम बता सकते हैं क्या? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट इंसिडेंट? कोमागाता मारू। Right. करेक्ट। तो कोमागाता मारू इंसिडेंट था 1914 का, ठीक है। तो ये भी न्यूज में था रिसेंटली, ठीक है, एक डेढ़ साल के अंदर। तो कोमागाता मारू जो था वो एक शिप था, आई गेस शायद जापान कोस्ट से चला था एंड कनाडा जाना था इसको, ठीक है। तो वहां से ब्रिटिशर्स ने इसको वापस इंडिया बुलवा लिया था, ठीक है। एंड इंडिया बुलवाने पर जो उनका ये मानना था कि इसमें रेवोल्यूशनरीज हैं, उनको हम अरेस्ट करेंगे। तो दे ट्राई टू बेसिकली रेजिस्ट द अरेस्ट जब ये शिप वापस इंडिया में आया, एंड उस सेंस में कुछ लोगों की मौत हो गई थी उसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद और ज्यादा आक्रोश जो था वो बढ़ गया था लोगों में। तो अल्टीमेट एम उस इंसिडेंट के बाद इनका ये हो गया था कि हमें इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना है। आइडिया ये रहेगा डेमोक्रेटिक एगालिटेरियन सोसाइटी रहेगी और आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो ये गदर पार्टी, गदर नाम से ही एक वीकली जर्नल छापते थे, ठीक है, जिसमें वो 1857 के रिवोल्ट को भी वो एक तरीके से प्रीच करते थे कि हाँ ऐसा कुछ करना पड़ेगा वापस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। देन बहुत सारी चीजें लाइन में होती है, ठीक है। एक इंसिडेंट होता है कॉल्ड दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। तो इसमें बता सकते हो कौन लोग एसोसिएटेड थे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी? ये मार्क्सिस्ट थे क्या? नहीं, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी वाज एसोसिएटेड विद ओके सॉरी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी वाज एसोसिएटेड विद रास बिहारी बोस, ठीक है, प्लस सचिन सान्याल। जिसमें इनका एम्बिशन ये था कि हम लोग जो है वो बम फेंकेंगे, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंज के ऊपर, ठीक है। तो ये कोशिश करते हैं वहां पे बम फेंकने की, लेकिन फेल हो जाता है वो अगेन। एंड उसके बाद ये दोनों जो है ये भाग भाग कर अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो ये याद रख सकते हो। एंड बाद में गदर पार्टी जो है उसके अंडर एक आर्म रिबेलियन की कोशिश होती है, ठीक है। सो ये याद रखना कि ब्रिटिशर्स को ऑलरेडी पता लग जाता है कि हाँ ये ऐसा कुछ करने वाले, तो एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। वो इसी चीज को लेके आते हैं ताकि हम लोग ये गदर पार्टी, ये जो ऐसी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है उनको सप्रेस कर दें, ठीक है। सो गदर पार्टी के ये जो लीडर्स थे ये इंडिया में आते हैं आर्म स्ट्रगल करने के लिए। 2-3 जो कैंटोनमेंट्स होते हैं उनके अंदर लोगों को इंस्पायर करते हैं, सोल्जर्स को इंस्पायर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ लोग जो होते हैं वो इनके खिलाफ ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से चलते ये सब जो है ये दे आर पुट बिहाइंड बार्स, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। गदर मूवमेंट जो उस तरीके से फेल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक यूरोप बर्लिन कमेटी थी, ठीक है, जिसके अंदर जिमरमैन प्लान आता है। तो इसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? व्हाट वाज जिमरमैन प्लान? यही ना कि आर्म्स विल बी सेंट टू इंडिया। तो एक आर्म स्ट्रगल का हाँ करेक्ट, इसमें वही चीज बात किया गया था। आर्म स्ट्रगल के थ्रू हम लोग मतलब जर्मन हेल्प मिलेगी हमें, क्योंकि जर्मन जो था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, तो जर्मन आर्म्स मिलेंगे, उसके थ्रू हम लोग एक आर्म रिबेलियन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो बर्लिन कमेटी थी इसमें मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्ता, लाला हरदयाल, ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट इसके अंदर लीडर्स। एंड कोशिश ये की गई थी कि आर्म्स जो है हम ये सब रेवोल्यूशनरीज को दें, तो ये याद रख सकते हो, ठीक है। मेजरली इतना ही था इसके अंदर। इसी पॉइंट के इसी पूरी टाइमलाइन के दौरान एक प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके बारे में कुछ बता सकते हो कोई? अफगानिस्तान में एस्टैब्लिश किया है ना? करेक्ट। तो उसमें ये देख लेना काबुल में एस्टैब्लिश किया गया था।
एंड कुछ रेडिकल नेशनलिस्ट थे, राजा महेंद्र प्रताप, मौलाना बरकतुल्ला, उबैदुल्ला सिंधी, ठीक है। ये लोगों ने एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया था काबुल में, ठीक है, फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया करके। बट इतना प्रोमिनेंटली ये भी लोग नहीं चल पाए, ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया था, क्योंकि वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स इजीली जीत गए थे, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उस सेंस में हम देखते हैं कि ये जो जितने भी मूवमेंट्स जो इस दौरान चले थे रेवोल्यूशनरी, वो सब फेल हो गए थे। एंड उनके फेल होने का कारण भी ये था कि ज्यादातर वो कोशिश ये कर रहे थे कि हम लोग जो है वो इंडिविजुअल इवेंट्स करें, ठीक है। उतना बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं था इनका, और जिसके चलते वो फिर फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडली यही था इसके अंदर। किसी को कुछ और ऐड करने के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में? अब्रॉड बेसिकली 3 एरियाज में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रहे थे। एक था लंदन, दूसरा था यूएस, फिर आई थिंक तीसरा वही वैंकूवर इसमें। तो लंदन में था इंडिया हाउस स्टार्टेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मन, ठीक है। एंड इनका जर्नल था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। Then Savarkar and Hardayal become members of this Indian House in London along with Shyamji Krishnavarman. फिर पेरिस में भी ये लोग नहीं, मतलब मैडम बिकाजी कामा वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम पेरिस एंड जेनीवा। फिर मदन लाल ढींगरा फ्रॉम दिस सर्कल असैसिनेटेड, हाँ ये इतना शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। Then there is Virendranath Chattopadhyay. He was also operating from, मतलब मैडम बिकाजी कामा के साथ he was operating from Paris itself. फिर गदर में हमने पढ़ लिया है तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाकना, ये सब लोग वही कनाडा यूएस के अराउंड ऑपरेट कर रहे थे। फिर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंडिया हाउस इज इन लंदन बाय श्यामजी कृष्ण वर्मन and United India House is in Seattle, established by Ghadar Party. Right. ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और सावरकर से एसोसिएटेड पार्टीज की बात कर रहे थे, मतलब पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो इंडिया में इन्होंने कौन सी पार्टी से, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक थे? अनिशुला नहीं, अनिशुला तो वेस्ट बंगाल में थी। इनका पार्टी का नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत, ठीक है। तो अभिनव भारत पता होना चाहिए। इंडिया में तो इससे एसोसिएटेड थे, एंड जब लंदन गए थे तो इंडिया हाउस से एसोसिएटेड थे, ठीक है। एंड इंडिया हाउस से ही मदन लाल ढींगरा भी एसोसिएटेड थे। हु किल्ड, किसको मारा था मदन लाल ढींगरा ने? हाँ करेक्ट, तो वो थोड़ा देख लेना। हाँ, मदन लाल ढींगरा ने उनको मारा था, जिसके चलते फिर इन लोगों को सबको डिपोर्ट कर दिया गया था, ठीक है। मदन लाल ढींगरा, ठीक है। एंड फिर पता ही है कि वो सावरकर का फिर जीवन जो है वो जेल में बीता था। उसके बाद वो जब बाहर आए तो फिर उन्होंने ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज गिव अप कर दी थी, ठीक है। सो यही था इसके अंदर। ऑलराइट, तो ये कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट, रेवोल्यूशनरी एक्टिव। हाँ बोले। ये मदन लाल ढींगरा वाला और नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, ये दोनों अलग है या सेम है? नहीं, नास्तिक कॉन्स्पिरेसी केस तो अलग अलग है, बट उससे एसोसिएटेड माना गया था ये सावरकर को, ठीक है। तो उस सेंस में याद रख सकते हो। जो नासिक कॉन्स्पिरेसी थी उसमें तो जो उस टाइम के प्ली कमिश्नर थे रैंड करके, तो उनको चापेकर ब्रदर्स ने, ठीक है, उसके चलते गिरफ्तार किया गया था बाल गंगाधर तिलक को, कि प्रॉब्ली शायद इनके आर्टिकल से इंसाइट हुए हैं। ऑल्दो उन्होंने ऐसे डायरेक्टली कोई लिंकेज नहीं था, बट ब्रिटिशर्स को वो अपना स्ट्रिक्ट पॉलिसी इस्तेमाल करना था, तो इसलिए जबरदस्ती पकड़ लिया था फिर उनको, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। एंड अभिनव भारत हमने देख ही लिया। एक मित्र मेला भी होता था, कौन करता था एस्टैब्लिश मित्र मेला? सावरकर। ब्रदर्स ही ना थे? मित्र मेला सावरकर का था। मित्र मेला सावरकर का, ठीक है। एंड बाल गंगाधर तिलक के सिमिलर ऐसे इवेंट्स होते थे, उनका क्या नाम था? तो वो गणेश उत्सव और ये जो
शिवाजी फेस्टिवल से ऐसा कुछ करते थे, एंड उसमें वो लोगों को इंस्पायर करते थे, ठीक है, कि आप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। न्यूज़पेपर बता सकते हो बाल गंगाधर तिलक के इस टाइम पीरियड के दौरान? and Maratha. Kesari, Maratha is in English, Kesari is in Marathi. Right. तो वो चीज याद रख लेना, ठीक है। तो ओवरऑल यही था इसके अंदर। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, लाइक बागा जतिन, ठीक है, बागा जतिन या जतिन मुखर्जी जो बंगाल में थे, ठीक है। सचिन सान्याल और उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया, रास बिहारी बोस के बारे में, ठीक है, वो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में एसोसिएटेड थे। तो मेजरली यही थे, आई गेस, बाकी तो सब कवर हो गया। सो नेक्स्ट होम रूल लीग देख लेते हैं, एंड कल जो है फिर हम लोग वो गांधी से शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो होम रूल लीग बता सकते हो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था? आयरलैंड से करेक्ट। क्या? हाँ करेक्ट है, आयरलैंड में सिमिलर इनिशिएटिव चल रहा था, एंड हमें पता है एनी बेसेंट भी आयरिश लेडी थी, तो वहीं से उनको इंस्पिरेशन मिला कि हम लोग ये ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम तक 1960 में ये मूवमेंट शुरू होता है, एंड हमें पता है कि जो इस टाइम बाल गंगाधर तिलक रहता है वो जेल से छूट जाते हैं, एंड ही वांटेड टू कम टू नेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो वो सीन में आते हैं, एंड वो लोग कन्विंस करते हैं कांग्रेस को, जो कि पूरी तरीके से मॉडरेटली डोमिनेटेड था, ठीक है। तो अब वो कोशिश करते हैं एंड वो समझाते हैं, ठीक है, जिसमें वो चीज सक्सेसफुल भी होते हैं समझाने में, एंड जिसका रिस्पॉन्स हम लोग देखते हैं 1916 में, जो सूरत स्प्लिट था उसको एक तरह से रिवर्सल मिलता है, ठीक है। 1916 में लखनऊ जो सेशन होता है उसके अंदर मॉडरेट्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कांग्रेस सॉरी एक्सट्रीमिस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है इनटू कांग्रेस, ठीक है। तो ये इन दोनों के एफर्ट्स कह सकते हैं, एना बेसेंट और तिलक के, कि वापस साथ में आ जाते हैं ये लोग, ठीक है। एंड इस टाइम हम देखते हैं लखनऊ पैक्ट भी होता है उसी सेशन में, जिसमें जो डिमांड्स होती है मुस्लिम लीग की, वो और कांग्रेस एक साथ आके वो पैक करते हैं, ठीक है, कि वो एक दूसरे के कॉज को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। सो होम रूल मूवमेंट जो है हमें पता है आयरिश का था, जिसके अंदर वो बेसिकली डोमिनियन स्टेटस का डिमांड कर रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? याद रखना है कि तिलक का पहले था इन अप्रैल सेम ईयर 1916 और बेसेंट का सितंबर 1916। एरिया तो हमें पता है किसका क्या था। पहले तिलक का था, फिर बेसेंट सितंबर में, राइट। हाँ, ये जिन्ना played an important role in Lucknow Pact in bringing Congress and Muslim League together. हाँ राइट। तो हाँ ये भी चीज देख लेना कि दोनों का सेपरेट होता है, एंड दोनों का रीजन ऑफ फोकस जो है, तिलक वाज लिमिटेड, ठीक है, वो लिमिटेड था उस टाइम, जो बॉम्बे कर्नाटक और एमपी एरिया था वहीं तक लिमिटेड था बाल गंगाधर तिलक का, एंड उन्होंने अपना जो ये लीग था ये सबसे पहले फॉर्म कर लिया था उनका, ये होम रूल लीग, ठीक है। एंड थोड़ा सा उनका क्लोजली या टाइटली था लिंक था वो पूरा एसोसिएशन, ठीक है। डिमांड उनका यही था, स्वराज्य लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का डिवाइड होना चाहिए, वर्नैक्युलर एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसेंट अपना फॉर्म करते हैं, उनका हेडक्वार्टर अद्यार मद्रास में रहता है, ठीक है, वहीं पे हम पढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वही अद्यार में ही थी। सो इसके ब्रांचेस वो बहुत लार्ज स्केल पे बना देते हैं, करीब 200 ब्रांचेस होती हैं, एंड पूरा इंडिया को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा सा ये था कि पूरा इंडिया जरूर कवर कर लेते हैं, लेकिन उतना क्लोजली लिंक नहीं होती है, ठीक है। सो वो चीज याद रखना। और इनके ये जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था, इससे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये एसोसिएटेड थे। इसके अलावा जिन्ना, गोखले, ये सब सॉरी गोखले नहीं एसोसिएटेड, बस ये याद रख लेना कि जिन्ना वगैरह जो थे वो एसोसिएटेड थे इससे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इनफैक्ट गोखले जो थे वो इसके एंटी रहते हैं। गोखले वांटेड, उन्होंने इस टाइम हम पढ़ते हैं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी शुरू कर ली थी, तो उन्होंने अपने मेंबर्स को ये बोल दिया था कि यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो चीज याद रख सकते हो, ठीक है। कारण उसका यही था कि क्योंकि ये होम रूल लीग जो थी शायद स्टार्ट करी थी तिलक ने, तो इस सेंस में वो शायद नहीं चाहते थे कि वो उधर जाए, ठीक है।
सो आइडिया हमें पता ही है, होम रूल लीग डिमांड कर रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस मिल जाए और सेल्फ रूल मिल जाए, ठीक है। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है इसका, कोई बता सकता है? व्हाट वाज द रिजल्ट? मेन रिजल्ट तो ये था कि जो होम रूल या गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था वो कॉमन पीपल के मतलब उनके बीच चला गया था, मतलब थोड़ा मोबिलाइजेशन होने लगा था। करेक्ट, मोबिलाइजेशन होने लगा था, लेकिन जो अल्टीमेट डिमांड थी वो नहीं आई थी, ठीक है। सो एंसिलरी जो कह सकते हैं कि पेरिफेरी जो चीजें हुई थी, एक तो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट हो गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग साथ में आ गए थे, ठीक है। हमने देखा लखनऊ पैक्ट में वही चीज होता है। बट एक ये चीज अब मटेरियलाइज क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की तरफ से एक कैरेट वाला पॉलिसी जो था वो आ जाता है। वो बोलते हैं कि हम लोग जो है रिफॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसको आई गेस अगस्त ऑफर बोला जाता है। नहीं नहीं सॉरी, उसके लिए वर्ड क्या होता है यार, कोई बता सकता है क्या? 18 वाला हाँ हाँ, ऑफर कुछ 1817 जो नहीं है, उसको रिपोर्ट ही बोलते हैं ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चेम्स रिपोर्ट देते हैं 1918 में। 1919 में दे विल ब्रिंग इनटू ऑपरेशन। मैं check करके बताती हूँ। अगस्त डिक्लेरेशन। हाँ करेक्ट, सॉरी, वो अगस्त डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। आई गेस इस पे भी डालना पड़ेगा एक, अभी दिल्ली पैक्ट वाला जैसे डाला ना, दिल्ली पैक्ट, दिल्ली मैनिफेस्टो, वैसे इसमें भी कई बार कंफ्यूजन होता है। तो ये 3 टर्म्स है, दिल्ली सॉरी अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर एंड अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगस्त डिक्लेरेशन आ गया था, ठीक है। तो उसमें ये चीज बोला था हम लोग रिफॉर्म करेंगे। तो जो मॉडरेट्स थे वो उस सेंस में थोड़ा सा पैसिफाई हो गए थे कि हाँ रिफॉर्म आने वाले हैं, पहले रिफॉर्म आते हैं फिर देखते हैं। तो एक्चुअली वो चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो सपोर्ट करे होम रूल लीग मूवमेंट को, ठीक है। लेकिन कोई ऑफिशियल रेजोल्यूशन उनको सपोर्ट करने वाला कांग्रेस की तरफ से पास हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कांग्रेस में, ठीक है। मॉडरेट्स इस सेंस में स्पेसिफाई हो जाता है कि मॉन्टेगू इन द ईयर 1970 अनाउंसेस दिस अगस्त डिक्लेरेशन, ठीक है। जिसके चलते वो बोलते हैं कि ब्रिटिश का एम जो है इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने का है, ठीक है। एंड ये डिमांड फॉर होम रूल जो है ये सेडिशन नहीं माना जाएगा, ये डिमांड जस्टिफाइड है, ये सब चीजें वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में स्पेसिफाई हो जाते हैं मॉडरेट्स। लेकिन तिलक और बेसेंट जो है इस चीज से एग्री नहीं करते, वो अपना मूवमेंट जारी रखते हैं, ठीक है। तिलक के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वी चिरोल, ठीक है, एक इंग्लिश आई गेस राइटर होते हैं, वो बेसिकली तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट करके लिख देते हैं अपने किसी आर्टिकल में। तो उसके अगेंस्ट वो फिर कुछ मानहानि का केस करने इंग्लैंड चले जाते हैं, तो वो सीन से एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसी दौरान जो एनी बेसेंट होते हैं उनके जो एसोसिएट होते हैं जीएस अरुणडेल एंड बीपी वाडिया, इनको पुलिस जो है जेल में डाल दे, मतलब इनको ब्रिटिश जो है जेल में डाल देते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो जाता है उस सेंस में मूवमेंट। लेकिन जो एक हम कह सकते हैं ना कि डायरेक्शन था, सेंस ऑफ डायरेक्शन, वो कहीं मिस हो जाता है इस सेंस में, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में, इनके अरेस्ट के रिस्पॉन्स में एक इम्पोर्टेंट लीडर जो थे वो अपना किंगहुड नाइटहुड जो है वो रिनाउंस कर देते हैं। तो उसका नाम बता सकते हो क्या? सुब्रमण्य अय्यर। करेक्ट, जी सुब्रमण्यम अय्यर। हाँ, जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है वो अपना नाइटहुड रिनाउंस कर देते हैं, ठीक है। सो हाँ, ये पता होना चाहिए। I don't know if it is that important or not, लेकिन ये जी सुब्रमण्यम अय्यर नहीं है, एस सुब्रमण्यम अय्यर है। ये अरे हाँ, एक लॉयर थे। हाँ करेक्ट करेक्ट, सही सही। वो ये भी कंफ्यूजन होता है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, वो जी सुब्रमण्यम अय्यर हमने द हिंदू के रिस्पेक्ट में पढ़ा था। ये सुब्रमण्यम अय्यर ये डिफरेंट है, ये ही वाज लॉयर, ठीक है। तो ये मार्क कर सकते हो। अल्टीमेटली जो मिशन होता है या ये जो मूवमेंट होता है ये फिजल आउट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा, एक तो ये मूवमेंट लीडर जैसे होता है, क्योंकि तिलक जो है इंग्लैंड चले जाता है केस के सिलसिले में, एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। और मॉडरेट जो होते हैं वो इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि वो कहते हैं कि हम पहले ये देखते हैं कि क्या आएगा इस अगस्त डिक्लेरेशन में, ठीक है। तो इस सेंस में जो मूवमेंट होता है वो लीडरलेस हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा सीन में धीरे धीरे गांधी का राइज होने लगता है और उनके नए स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो नॉन वायलेंस इन सत्याग्रह, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। जिसके चलते ये होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा ओवर शैडो होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना।
बताओ ऑलराइट, ये यस। ऑगस्ट डेक्लेरेशन है, इसे मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का प्रिकर्सर कहा जा सकता है क्या? हाँ, बोल सकते हैं ना, तभी तो वो रिफॉर्म आए थे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है। सो इस सेंस में थोड़ा सा एना बेसेंट के बारे में और याद रख लो, इन्होंने और क्या क्या चीजें की थी। तो 1898 में ही शी फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, बाद में मदन मोहन मालवीय ने उसको चेंज करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया था। ठीक है, सो पता होना चाहिए ये चीज। प्लस एक्चुअली जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, जिसको फाउंड आउट किया था ऑलकॉट और ब्लेविट्स्की ने, ठीक है, वो उन्होंने किया था न्यूयॉर्क में। पहला तो फाउंडेड वहीं किया था, फिर उसको इन्होंने यहाँ पे मूव कर दिया था अद्यार में। ठीक है, सो अद्यार में फिर बाद में इसकी प्रेसिडेंट जो है एनी बेसेंट बनती है। ठीक है, और वो लंबे समय तक इसकी वो लीडर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, बीसेंट ने कुछ सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए कुछ न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे, उनके नाम बता सकते हो क्या? न्यू इंडिया एंड New कॉमनवेल्थ। करेक्ट, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ पता होना चाहिए। शी वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो 1917 का जो सेशन था उसमें वो प्रेसिडेंट बनी थी, एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन। इनके अलावा कौन कौन वुमेन बनी है प्रेसिडेंट, ये बता सकते हो क्या? सरोजनी नायडू है, हम्म, और एक नेली पता सेन गुप्ता। नेली सेन गुप्ता है। ठीक है, याद रखना, ये तीन ही वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन वुमेन एसोसिएशन थी, उसमें भी ये पार्टिसिपेंट थी बेसेंट। ठीक है, वो याद रख सकते हो। एंड बाकी हमने पढ़ लिया, होम रूल मूवमेंट जो था इनका ऑल ओवर इंडिया था, और अद्यार से ही वो वर्क कर रहा था। ठीक है, सो ये हम लोगों को पता है कि जैसे धीरे धीरे गांधी का राइज होने लगता है, तो ये लोग जो है ये बैक स्टेज में जाते जाते हैं। ठीक है, एंड जब गांधी अनाउंस कर देते हैं कि हम लोग ऐसा एनसीएम जैसा कुछ करेंगे, लार्ज स्केल पे सत्याग्रह करेंगे और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू करेंगे, तो उससे ये लोग एग्री नहीं करते, एंड दे सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम कांग्रेस। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़े से ऑब्लिवियन में चले जाते हैं, मतलब इनके बारे में उतना सुनने में नहीं आता है फिर। ठीक है, सो ये याद रखना। ऑलराइट, इतना ही था इसके अंदर। किसी को कुछ और ऐड करने के? I think there was one PYQ that Gandhiji used Home Rule League movement like against Rowlatt, something like that. हाँ, एक्चुअली क्या होता है बाद में जब, ऐसा था। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है कि गांधी जो है वो फिर थोड़ा सा ये होम रूल लीग जो चल रही होती है, ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, 1920 में। एंड 1921 में उसका नाम चेंज हो जाता है और वो स्वराज्य सभा बन जाती है। ठीक है, सो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट उस पे I चल, think based on that, यस, there is also this thing now that who established Swaraj Fund. So that was also Gandhiji, right? हाँ, वो एक्चुअली एनसीएम वाला पार्ट करेंगे ना, तब उसमें वो कवर हो जाएगा। अभी तो होम रूल लीग से रिलेवेंट चीजें डिस्कस करें। इसके अलावा एक होम रूल लीग जो है वो आउटसाइड इंडिया भी स्टैब्लिश होता है, एट न्यूयॉर्क यूएसए। किसने किया होता है? तो ये याद रखना, लाला लाजपत राय ने इंडिया के बाहर ये एस्टैब्लिश किया होता है होम रूल लीग। ठीक है, सो 1917 में ये एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, तो मेरे लिए इतना ही था। हाँ, जो लखनऊ पैक्ट जो बात किया हमने, लखनऊ सेशन होता है 1916 का, उसमें प्रेसिडेंट कौन होता है? सी मजूमदार। दादाभाई नौरोजी। हाँ, एसी तो मजूमदार। हाँ करेक्ट, अंबिका मजूमदार जो एक मॉडरेट होते हैं, वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं, वो याद रख सकते हो। एंड यहाँ पे जो लखनऊ पैक्ट होता है, इसमें मुस्लिम लीग की क्या क्या डिमांड एक्सेप्ट करता है कांग्रेस? ठीक है, तो ये याद रखना, कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर मुस्लिम लीग जो है और दोनों एग्री करते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट एट द अर्लीस्ट मिलनी चाहिए, एंड हाफ ऑफ द वॉइसरॉय काउंसिल शुड बी इंडियन। ठीक है, सो ये चीजों पे डिसाइड होता है। ठीक है,
और इसके अलावा इस टाइम पीरियड के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर भी आते हैं, जैसे मौलाना आजाद जो है अल हिलाल नाम का एक न्यूज़पेपर निकालते हैं, और मोहम्मद अली कॉमरेड नाम का एक न्यूज़पेपर निकालते हैं, जो अभी रिसेंटली हमने टेस्ट सीरीज में भी देखा था। ठीक है, तो पता होना चाहिए, मोहम्मद अली कॉमरेड नाम का न्यूज़पेपर निकालते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग जो है कल से एनसीएम्स चालू करेंगे। ठीक है, तो वहां पे ये सब चीजों को और एलैबोरेटली देख लेंगे। ठीक है, कि कैसे जो गांधी था उनका राइज शुरू होता है। ठीक है, सो आज के लिए यही स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ऑलराइट, ठीक है, तो यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। Thank you. Bye bye.